गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली जब भी हम लोग कोई भी एनिमल्स को हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सेलुलर एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनके बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में सेल्स नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वायरस एंड वायरॉइड्स, इनके बॉडी में सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जिनके बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से ले सकते हैं, अमोeba ले सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में मल्टीपल सेल या मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोल सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे ह्यूमन इज़ आल्सो एन मल्टी सेलुलर एनिमल। एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जनरली हम लोग प्लांट्स को इस कैटेगरी में रखते हैं। एंड कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपना फूड या अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं या फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं जो कि अपने खाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोल सकते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, जब भी हम लोग सेल्स की बातें करते हैं तो सेल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल्स को हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स को हम लोग और एक टाइप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस के बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियंस नंबर ऑफ़ सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये कांस्टेंट रेंज में नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स रोज़ रोज़ इंक्रीज़ करते हैं। बहुत सारे सेल्स का हमारे बॉडी में क्रिएशन होता है और बहुत सेल्स हमारे बॉडी से डिलीट या डेड भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में बिल्कुल कांस्टेंट नंबर ऑफ़ सेल्स रह सकते हैं, ये एक चेंजेबल प्रोसेस है। तो जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स मतलब जो कि हमारे नॉर्मली बॉडी में पाए जाते हैं, और जो जर्म सेल होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग किस बारे में देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्रा एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बेनिफिशियल चैनल है। और जितना हो सके अपने आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सकते हैं। और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है? जनरली प्रो मीन्स ऐसा होता है कि मतलब नॉट सो मच डेवलप्ड, इतना डेवलप नहीं है। और जब भी हम लोग कैरी ऑन की बात करते हैं, कैरी ऑन का मतलब ही यही होता है कि न्यूक्लियस, मतलब सीधा सीधा अगर बोला जाए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो क्रोमोसोम होता है जिसमें उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है या डीएनए रहता है,
वो इतना डेवलप नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ओके, एंड इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल में जैसे हम लोग अपना बॉडी का कोई भी एक सेल ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी का, वो एक टाइप का यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन अगर हम लोग एक बैक्टीरिया को देखें तो वो एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी कुछ सेल्स होते हैं, बट मेजरली हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग जनरली किसके बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट द बैक्टीरिया। एंड जब भी हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो पहली बात हम लोग पढ़ते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही यही होता है कि उनका बॉडी में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनका न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल की हम लोग बातें करते हैं, जनरली न्यूक्लियर मटेरियल में हम लोग डीएनए और कुछ एनिमल्स में आरएनए भी पाया जाता है, तो उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। बट मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है उनके बॉडी में डीएनए पाया जाता है, और उनका जो डीएनए होता है वो बहुत ही नेकेड टाइप का होता है, जिसमें इधर जो मेंशन किया गया यह है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है नेकेड। नेकेड का मतलब ही यही होता है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके चारों ओर एक कवरिंग नहीं पाया जाता है। उसको हम लोग आगे भी देखेंगे क्यों इसको हम लोग और नेकेड बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अराउंड में एक कवरिंग होता है जो कि हमारे डीएनए को प्रोटेक्शन करता है। जैसे आप न्यूक्लियस को ऐसे मान सकते हो जैसे हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है ब्रेन, उसी तरीके से हमारे जो सेल्स होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस को आप ऐसे भी मान सकते हो द ब्रेन ऑफ ए सेल। तो ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्शन देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में वो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर जो हम उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो जनरली उसके अराउंड में कुछ कवरिंग नहीं होता है, जिसमें अगर आप देखने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखिए ये जो बेसिकली होता है, जो ये इसको हम लोग बोलते हैं इतना पार्ट जो है, ये जो ऐसे ऐसे फोल्डिंग लाइक का स्ट्रक्चर है ऐसा ऐसा, इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे, इसके अराउंड में इसके चारों ओर कोई भी कवरिंग नहीं है, कोई भी कवरिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके लिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटेक्शन क्यों नहीं होता है, क्या ये बैक्टीरिया के लिए सही है या गलत है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि क्यों बैक्टीरिया के अंदर जो कवरिंग होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया में जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और आप लोग भी इसको मतलब मेंशन करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, और उसके चारों ओर कोई भी कवरिंग नहीं होता है, जो कि आप इसको बोल सकते हो कि एक नेकेड होता है। नेकेड मतलब इसके चारों ओर कोई भी सराउंडिंग नहीं होता है। ठीक है, एंड ये बेसिकली एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, जिसको कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि इसको हम लोग प्रो-क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। ये जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है,
एंड आप इसको नोटिस करके रख सकते हैं अपने नोट्स में। उसके बाद जो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको छोड़कर, मतलब न्यूक्लियोइड जो होता है उसको छोड़कर कुछ और भी चीज़ें पाया जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोल सकते हैं। प्लाज्मिड बोल सकते हैं। प्लाज्मिड एक ऐसा चीज़ है कि अगर बैक्टीरिया के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के बॉडी से अगर आप निकालते हो तो उसको उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया को। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है उसको अगर आप रिमूव करते हो तो उसके वजह से बैक्टीरिया को बहुत ही हार्म पहुंचता है और बैक्टीरिया शायद उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो जो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बहुत ही नेकेड होता है, मतलब उसके चारों ओर कोई भी सराउंडिंग्स या न्यूक्लियर जो एनवलप मतलब एक कवरिंग पाया जाता है जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है, वो चीज़ प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम उसको नेकेड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और कुछ कुछ बुक्स में इसको हम लोग प्रो क्रोमोसोम पे बोलते हैं क्योंकि ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियोइड होता है उसको छोड़कर कुछ सर्कुलर चीज़ ऐसे राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ जीन्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, एंड ये बेसिकली जो बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन होता है, जो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो उसी कंजुगेशन ट्यूब को फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करता है। तो पहली बात, आपको न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में शायद आपको क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जनरली जब भी हम लोग सेल वॉल की बातें करते हैं तो सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है और साथ साथ एक शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अगर हम लोग सेल वॉल की बातें करें तो सेल वॉल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल वॉल डिफरेंट रीजन में पाया जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया के सराउंडिंग में भी सेल वॉल पाया जा सकता है। और साथ साथ हम लोग जानते हैं जो प्लांट सेल होता है, ओके, जो प्लांट सेल होता है उसके सराउंडिंग में भी सेल वॉल देखने के लिए मिलता है। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिसके सराउंडिंग में भी सेल वॉल देखने के लिए मिलता है। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल मिलता है जनरली उसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन भी बोल सकते हैं। और हम लोग आगे देखेंगे कि ये सेल वॉल को बेस करके मानकर हम लोग दो टाइप्स के बैक्टीरिया होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वो ग्राम पॉजिटिव क्यों है और ग्राम नेगेटिव क्यों है, और इसके साथ इन दोनों का सेल वॉल के साथ कौन सा मतलब किस टाइप का कनेक्शन है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब भी हम लोग बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बातें करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल मिलता है। और ये जो सेल वॉल वो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये देखिए, ये होता है आपका सेल वॉल, इधर आपका मेंशन हुआ है। और इसको बहुत अच्छे से अगर देखोगे तो ये देखो एक सेल मेम्ब्रेन होता है इनर साइड में, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका आउटसाइड रीजन में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल होता है ये जनरली बैक्टीरिया को क्या करता है, कुछ प्रोटेक्शन देने में भी हेल्प करता है। और ऐसी बात नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जैसे
ये आप याद करके रख सकते हो मार्क करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एग्जांपल्स आपको याद करके रख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जिनके बॉडी में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके सराउंडिंग में जो सेल वॉल मिलता है उसी को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, जो कि उनका जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब ये कुछ अमाइनो एसिड्स के साथ जब भी हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देते हैं उसी स्ट्रक्चर को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। तो वही पेप्टिडोग्लाइकन किस में मिलता है? जनरली ये बैक्टीरिया में मिलता है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे फ्लैजेला एक होता है और एक होता है फिम्ब्री, फ्लैजेला एंड फिम्ब्री। इसको अगर आप डायग्राम्स में देखने की कोशिश करें तो जो फ्लैजेला होता है वो ऐसा एक लॉन्ग लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। और ये जो फ्लैजेला होता है ना, ये बेसिकली एक प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, तो जो फ्लैजेला होता है ये एक प्लूरल फॉर्म दिया गया है, उसी का सिंगुलर फॉर्म यही होता है फ्लैजेलम, मतलब एक सिंगल फ्लैजेला। ठीक है, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिंगल फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। और ये जो फ्लैजेला होता है ये बेसिकली बैक्टीरिया को लोकोमोशन करने में, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में क्या करता है? हेल्प करता है, जिसको हम लोग फ्लैजेलम बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में फ्लैजेला नहीं होता है। कुछ एनिमल्स या कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में मल्टीपल फ्लैजेला मिलता है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग फ्लैजेला की बातें करते हैं तो फ्लैजेला ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, सो इधर लिखा गया है फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया ओनली। एंड ये जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है। अगर आप यूकैरियोट्स में फ्लैजेला की बातें करें, जैसे अगर आपको पता होगा हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो मेल होते हैं, मेल के बॉडी में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग स्पर्म सेल बोल सकते हैं, जो कि जिसका क्रोमोसोम नंबर n होता है, मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। उसके बॉडी में भी जो टेल होता है वो भी एक फ्लैजेलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है, आप आगे पढ़ोगे कि जो फ्लैजेला होता है वो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। और ये जो चीज़ें होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि ये जो बैक्टीरियल जो फ्लैजेला होता है वो जनरल सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट्स से ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड स्ट्रक्चर्स भी फ्लैजेला के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फ्लैजेला को छोड़कर कुछ ऐसे रीजन पाया जाता है जिसको हम लोग पीली और फिम्ब्री बोलते हैं। एंड दे टेक्स पार्ट इन द अटैचमेंट। और ये जनरली क्या करता है? अटैचमेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप इसको डायग्रामेटिकल वे में देखने की कोशिश करेंगे तो इधर शायद इस डायग्राम में आपको नहीं दिया गया है, बट ये जो बैक्टीरिया का सरफेस होता है जिसमें फ्लैजेला को छोड़कर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसके ऊपर ओके ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग जनरली, और ऐसे इसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पिली, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री।
तो ये जो पिली और ये जो फिम्बरी होता है, ये बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर अटैचमेंट होने में हेल्प करते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखना, जो पिली और फिम्बरी होता है वो जनरली क्या करता है, अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका सिर्फ अटैचमेंट का फंक्शन नहीं है, और भी डिफरेंट फंक्शन है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एंड जो फ्लैजेला होता है वो जनरली क्या करता है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़े। पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, किस टाइप का न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है इसका सेल वॉल कैसे हो सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि फ्लैजेला क्या है, फिम्बरी क्या है, पिलाई क्या है, और उसका फंक्शंस क्या क्या है, ये सब भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया। एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि कुछ यूनिसेलुलर एनिमल ऐसे भी हो सकते हैं, ओके, एंड जिसके बॉडी में क्या होता है, आपका थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ में काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बॉडी में थाइलेकॉइड्स पाया जाता है, और वो जनरली क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसमें से अगर हम लोग देखें तो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं, जिसमें एक आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि मोस्टली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, उनके पास क्या पाया जाता है, थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकॉइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट का काम ही यही है कि फ़ोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको पता होगा जो फ़ोटोसिंथेसिस होता है उसका 2 रिएक्शंस होते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये अपने आप में डिपेंड करता है, और डिपेंड करने के बाद ये क्या करता है, मोस्टली फूड खाना बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ये जो थाइलेकॉइड्स होता है, ये जो बैक्टीरिया में जो थाइलेकॉइड्स होता है वो फ्रीली मिलता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इनके बॉडी में जनरली ये जो थाइलेकॉइड्स होता है वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में नहीं होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते हैं तो आपको पता होगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ क्या मिलते हैं, थाइलेकॉइड्स के जो स्टैक्स, ऐसे ऐसे थाइलेकॉइड्स आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो थाइलेकॉइड्स होता है ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये सब जो सिंगल है इसको हम लोग थाइलेकॉइड्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बैक्टीरिया की बातें करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का बॉडी होता है ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर है, और उसमें जो उसके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, थाइलेकॉइड्स देखने के लिए मिलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की तरीके से नहीं रहते हैं, सिर्फ थाइलेकॉइड्स देखने को मिलता है, ये इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बातें करते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हो सकते हैं जिसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन मिलते हैं। आपको पता है हमारा एक ही मेम्ब्रेन होता है जो कि सारे सेल्स में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखते हैं। बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, इसको छोड़कर सेल के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन मिलता है। जैसे आपको एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल अगर दूं,
अभी मैंने आपको बताया जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका 2 मेम्ब्रेन होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो उसी टाइप का बहुत कुछ कुछ ऑर्गेनली ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर आपका जो मेम्ब्रेन मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया होता है, और इसके बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब ही यही होता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम आप सुनते होंगे, जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस भी करता है और उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी आप ले सकते हो, क्लोरोप्लास्ट का नाम भी ले सकते हो, एंड आप गोल्जी बॉडी का नाम ले सकते हो, लाइसोसोम्स का नाम ले सकते हो। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बातें करते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, वैक्यूल्स मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जनरली कुछ चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। और टिपिकली अगर हम लोग बैक्टीरिया सेल्स की बातें करते हैं तो बैक्टीरिया में इतना ज़्यादा वैक्यूल्स देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके बॉडी में गैस वैक्यूल्स देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बोथ दोनों में देखने के लिए मिलता है। एंड राइबोसोम्स को हम लोग एक ऐसा भी बोल सकते हैं, ये एक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, एंड ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटीन को सिंथेसिस करने में या फिर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। और इसका नेचर अगर हम लोग देखें ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये इसको हम लोग एक राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब यही होता है कि जो राइबोसोम होता है उसमें 2 चीज़ें पाया जाता है। एक होता है आपका आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ को मिलकर क्या बना हुआ होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, एंड आप लोग इसको याद करके रख सकते हो। जो राइबोसोम होता है उसका बेसिक नेचर क्या होता है, जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम में 2 चीज़ें पाया जाता है, एक होता है आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है प्रोटीन, ठीक है। और ये जो आरएनए होता है ये बेसिकली न्यूक्लियर लॉस से तैयारी होता है, मतलब बना हुआ होता है, न्यूक्लियर लॉस से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग बातें करते हैं कि जो प्रोकैरियोट में या फिर बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, जो कि बैक्टीरिया में कुछ कुछ प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। एंड ये जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको हम लोग 70S बोलते हैं। और ये जो S होता है ये बेसिकली एक S को हम लोग एक यूनिट के तरीके से लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग क्या है, ये जनरली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम लोग स्वेडबर्ग बोलते हैं। एंड ये कैसे इसको डिस्कवर किया गया कि ये इतना S होता है, 60S होता है या फिर 70S कुछ भी होता है। तो आप जब भी आगे पढ़ेंगे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसको यूज़ करके हम लोग 70S या 80S डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे।
तो दो चीज़ें याद रखना, ये एस क्या है, जनरली ये एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, ओके। एंड ये जो स्वेडबर्ग यूनिट मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है राइबोसोम का उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो राइबोसोम्स मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनरल 70s बोलते हैं, और जो हमारे यूकैरियोट में देखने के लिए मिलता है, जैसे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ 80s भी नहीं देखने के लिए मिलता है, जैसे आपको पता होगा जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं। सेल्फ ऑटोनोमस का मतलब यही होता है इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग जनरली 55S बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 55S। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन करके भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बातें करते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग जनरली वन एनवेलप सिस्टम बोलते हैं। वन एनवेलप सिस्टम ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो, अगर ये एक सेल होता है जिसमें ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लोग CM शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया का क्या होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है जिसको हम लोग बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और अगर ऑर्गेनेल की बातें करें, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनेल मिलता है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम को छोड़कर, ठीक है, राइबोसोम्स को छोड़कर और ये जो बाकी पार्ट जितना रह रहा है, ये सब जितना पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अपना साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने के लिए नहीं मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MBO, ये देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंगल एनवेलप, मतलब इनका सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और बाकी मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। और कुछ अगर सोच रहे होंगे कि सर राइबोसोम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आई होप कि आप सभी क्लियर हो गए होंगे कि जो ये होता है अपना राइबोसोम होता है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसको हम लोग जनरली वन एनवेलप सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेली होता है वो जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर जो डीएनए होता है या जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो फ्रीली किस में प्रेजेंट पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्योंकि हम आपको पता होगा और हम भी आगे पढ़ेंगे, जो जितने भी न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसके चारों ओर मैं आपको एक डायग्राम के तरीके से दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे एक मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर अपना ऐसा, क्रोमोसोम के अंदर ऐसा हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। एंड ये जो क्रोमोसोम्स को अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो इसके देखो चारों ओर एक कवर लाइक प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं इसको हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इधर देखो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम लोग जनरली न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ओके। एंड अगर आप मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे, देखो मेम्ब्रेन में वहाँ पर भी कोई लीक नहीं है या पोर नहीं है, तो इधर एज पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एनीवेज
आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, ऐसा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर हमारा डीएनए होता है, जिसको हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये जो डीएनए के अंदर हमारे जीन्स पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसके अराउंड में एक कवर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवेलप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बातें कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में ऐसे कवर पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोट में भी एब्सेंट होता है। ठीक है। एंड इसीलिए हम इसको सिंगल एनवेलप सिस्टम बोलते हैं। और यूकैरियोट को हम लोग क्यों टू एनवेलप सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूकैरियोट में ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बहुत सारे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए है वो डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रोकैरियोट होता है उसका एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसको अगर हम ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें तो ह्यूमन में सिर्फ एक सेल में सिंगल सेल की बातें कर रहा हूँ, ह्यूमंस में सिर्फ एक सेल में आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसलिए लिखा गया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बातें करते हैं जिसमें आपका आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारा डीएनए होता है जिसको हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो जीन होता है वो जीन एक अपना मैसेज, जैसे आपने देखा होगा कोई भी कंपनी होते हैं उसमें एक लीडर होता है और एक बॉस होता है। जो बॉस होता है वो होता है डीएनए, और बॉस के नीचे एक असिस्टेंट बॉस होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है जिसका हम लोग बोलते हैं आरएनए, उसी टाइप्स का। एंड और जो जितने भी वर्कर्स रहते हैं वो होता है प्रोटीन्स रहते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को। तो आप मान सकते हो जो अपना डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, और डीएनए अपना मैसेज किसको देता है, आरएनए को देता है, और आरएनए अपना मैसेज किसको देता है, प्रोटीन्स को देता है। ठीक है। आरएनए अपना मैसेज किसको देता है, प्रोटीन्स को देता है। ये डीएनए को आप ऐसे मान सकते हो डीएनए इज़ अ बॉस, उसके नीचे क्या होता है असिस्टेंट बॉस जो कि उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और बॉस अपना असिस्टेंट बॉस अपना मैसेज किसको देता है, वर्कर्स लोगों को देता है। ठीक है। ऐसा सिस्टम हमारे सेल में चलता है। और ये जो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है ये जनरली यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो दोनों किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है।
और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन देखने के लिए मिलता है। तो याद रखने वाली दो चीज़ें हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ट्रांसलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होता है वो दोनों किस में देखने के लिए मिलता है, साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और इसको याद रखने वाली चीज़ें भी है। ठीक है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं आपको एक डायग्राम के तरीके से दिखा देता हूँ। जो हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही छोटा साइज का ये यूज़ कर लेता हूँ। कुछ ऐसा अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि यूकैरियोट में देखने के लिए मिलता है, और इसमें ऐसा फोल्डिंग होता है। जो आउटर साइड का जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो इनर साइड का जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर ये जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन। मैं मेम्ब्रेन को शॉर्ट में एम लिख रहा हूँ, मेम्ब्रेन डॉट स्पेस, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखने के लिए मिलता है। और ये जो ऐसा जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको मैं यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता है उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता ही नहीं है। ठीक है, और सबसे अंदर जो स्पेस होता है जो कि सबसे इनसाइड में होता है इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या बेटर टू से आप ऐसे भी बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ध्यान से देखते हो तो एक ऐसा लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक ऐसा फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है जिसको, इसमें कुछ ऐसा छोटे छोटे 4 कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है, छोटे छोटे 4 कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है। और ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली क्या करता है, इसमें एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलता है, और मोस्ट प्रोबेबली बेटर टू से माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके वजह से क्या होता है, एटीपी बनता है। उसके वजह से क्या होता है, एटीपी बनता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये जो एटीपी बनता है इसका मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म ही यही होता है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट का ग्रुप पाया जाता है इसलिए हम इसको बोलते हैं एटीपी। और ये जो एटीपी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी कॉइन, मतलब हमारे बॉडी में जितने एनर्जी होता है वो एक एटीपी के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और ये जब भी एटीपी ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, वो बेसिकली क्या बनता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, और इसके वजह से जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बेसिकली एनर्जी को बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको
पावर हाउस बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। एंड जो एटीपी होता है उसको हम लोग एनर्जी कॉइन भी बोलते हैं। तो दो चीज़ें आपको इधर याद रखने वाली चीज़ ये है, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, सॉरी इधर एक ई होगा, पावर हाउस बोलते हैं। और जो अपना एटीपी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन बोलते हैं। जब एक एटीपी टूटता है तो इतना एनर्जी निकलता है 30.5 किलो जूल पर मोल। ये चीज़ें याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनीवेज मेरे इतना सारा बोलने का जो मतलब ये होता है कि मैं किसकी बातें कर रहा था, यूकैरियोटिक सेल में ऐसे एटीपी बनता है, लेकिन जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना। एक बैक्टीरिया को कैसे एक बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना एनर्जी कैसे बनाएगा, वो अपना एनर्जी ऐसे बनाएगा कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे एक बैक्टीरिया में, इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है जैसे ये वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। और ये जो मीजोजोम होता है ये बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किए। हमने स्टार्ट किया था पहले न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, जिसमें हम लोग देखे कि न्यूक्लियड क्या होता है, जीनोफोर क्या होता है, प्रोक्रोमोसोम्स क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखे कि सेल वॉल क्या होता है, क्या सिर्फ सेल वॉल बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है या कुछ अदर सेल्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे प्लांट सेल में, फंगस में, फंजाई में भी देखने के लिए मिलता है। जो प्लांट में होता है जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेलुलोज से बना हुआ होता है, और जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। जो काइटिन का अपना जो फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। एंड उसके बाद हम लोग देखें कि फ्लैजेला क्या है, क्या सिर्फ बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होता है या सिर्फ क्या ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके बॉडी में फ्लैजेला नहीं भी होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसके बॉडी में मल्टीपल फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है। और ये जो फ्लैजेला होता है वो बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिली और फिमरी बोलते हैं, जो कि बेसिकली अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो अपना एनर्जी सन से भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना एनर्जी सन से नहीं लेते हैं, वो कुछ केमिकल से लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोली ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, लाइक आप माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करो, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें करो, आप लाइसोसोम्स की बातें करो, आप गोल्जी बॉडी की बात करते हो, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो, तो ये सब चीज़ें जनरली बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको सिंगल मेम्ब्रेन एनवेलप सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोलते हैं। और जो कि प्रोकैरियोट होता है उसमें जो डीएनए का कंटेंट होता है वो बस सिंगल होता है और बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, जैसे डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस ये होता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलता है। जबकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो यूकैरियोट की बातें अगर हम लोग करें तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ देखने के लिए मिलता है, आपको न्यूक्लियस में देखने के लिए मिलता है, और जो ट्रांसलेशन होता है वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलता है। और जो कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि
रेस्पिरेटरी एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को एटीपी प्रोडक्शन करने में या एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम्स। और ये मीजोजोम्स के ऊपर हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो पाए जाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट मिस हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बैक्टीरिया में जो थाइलेकॉइड्स होता है वो क्लोरोप्लास्ट के तरीके से नहीं रहता है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर के बारे में, देखेंगे सेल वॉल कैसे बनता है और अपना सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ था, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बैक्टीरिया इतना ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, क्या सिर्फ बैक्टीरिया हमारे चारों ओर भी देखने के लिए मिलता है या कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में देखने के लिए मिलता है, जैसे लावा में भी कुछ बैक्टीरिया भी को हम लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। थैंक यू।